जय हिंद साथियों, मेरा नाम है प्रभाकर। आज से हम यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम क्लास 10 का विज्ञान पढ़ने वाले हैं। आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो या राजस्थान बोर्ड से हो या फिर किसी भी ऐसे बोर्ड से हो जहां एनसीईआरटी की बुक चलती है, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप इसके लिए कितना एक्साइटेड हैं आप कमेंट में बता दीजिए। और आज से हमारी ये जर्नी स्टार्ट होती है। हमारी ये जर्नी तब तक रहेगी जब तक आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। तो दोस्तों, आज से हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आइए पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। चलिए हमारे साथ आप लोग भी हेडिंग डालिए और हमारे साथ लिखते चलिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक, जब भी दो पदार्थ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक ही नहीं, नया पदार्थ नहीं, और भी नए पदार्थ बन सकते हैं, एक या दो या फिर तीन, उससे भी ज़्यादा नए पदार्थ बन सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो हम फिर से एक बार समझा देते हैं। जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, दो या दो से अधिक पदार्थ हुए आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आइए हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप हमारे साथ लिखते चलिएगा। इतना पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। तो हम लिखें, चलिए, जब, हमारे साथ लिखते चलिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, जी हाँ, आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। हम दूर दूर साफ साफ लिखे हैं, आपको दिख रहा होगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे हम कहेंगे कि आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से आपको, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बाद अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। तो आइए हेडिंग डालते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि इसके हम चार लक्षण अभी आपको लिखाएंगे, आगे आप और भी देख सकते हैं। तो पहला लक्षण है अवस्था में परिवर्तन। आइए पहले हम हेडिंग डालते हैं, हमारे साथ आइए, फिर हम उसको बाद में समझाएंगे कि क्या है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। अब आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि भैया ये लक्षण क्यों लिखा रहे हैं आप,
तो हम बता रहे हैं आपको कि लक्षण इसलिए लिखा रहे हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि इस यहाँ पर कोई अपक्रिया हुई है। कोई अगर अपक्रिया हुई है तो उसको पता करने के लिए ही आपको लिखाया जाता है कि रासायनिक अपक्रिया के लक्षण क्या है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, रासायनिक अपक्रिया के लक्षण। अभिक्रिया के लक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। आप यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा पहला लक्षण है वो होगा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अब आप पूछेंगे भैया अवस्था में परिवर्तन क्या होता है। जैसे कि कोई पदार्थ है, वो किसी पदार्थ के साथ अपक्रिया किया और जो नया पदार्थ बना वो पदार्थ द्रव है, गैस है या फिर कोई और फॉर्म में है, तो वो होता है अवस्था। आप ये अच्छे से जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की होती है, एक द्रव होता है, एक गैस होता है और एक ठोस होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर इसको देखिए। और दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। अब आप पहले आप लिख लीजिए रंग में परिवर्तन। तो हम एक एक चीज आपको एक एक साथ बताते चलते हैं। आप पहले लिख लीजिए, फिर बताते हैं कि रंग में परिवर्तन है क्या। अवस्था में परिवर्तन हमने आपको बता दिया। अब आपको रंग में परिवर्तन बताएं कि हुई है, तो वहाँ पर अगर किसी रंग का परिवर्तन हुआ है तो उससे आप देख के बता सकते हैं कि हाँ, इस अपक्रिया में रंग का परिवर्तन हुआ है, इसका जो लक्षण है रंग में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखेंगे कि और तीसरा वाला लक्षण क्या है। तो आइए देखते हैं। तीसरी आप ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, तीसरा पॉइंट डाल लीजिए, मेरा कहने का मतलब है। और यहाँ पर आप देखिए गैस का उत्सर्जन। उत्सर्जन मीन्स होता है भैया कि गैस निकल रही है। गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन। हाँ, जब कोई अपक्रिया होती है तो उसमें गैस का उत्सर्जन भी होता है, गैस भी निकलती है। तो आप इसको देख लीजिए। अभी हम इसको और डिटेल में आपको समझाएंगे। और इसका चौथा जो है, चौथा पॉइंट है रासायनिक अपक्रिया के लक्षण में, वो है मान में परिवर्तन। तो अभी हम इनके उदाहरण, इनके मतलब उदाहरण बताएंगे। रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण और रासायनिक अपक्रिया के लक्षण, ये सब एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा। ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण में मैं आपको इतने अच्छे समझाऊंगा कि आपको ये अंत तक याद रहेगा। एक बार आप अच्छे से अगर मन लगा के देख लेंगे तो यह आपको अंत तक याद रहेगा। और हम कहेंगे इसको आप अच्छे से लिखते चलिए। तो चलिए अब रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये मिलके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप हमारे साथ इसको लिख लीजिए। अब आप पूछेंगे भैया ये आप लिख क्या दिए, ये उदाहरण क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आइए हम आपको बताते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप पहला चैप्टर खोलते हैं, पहले ही चैप्टर पर, पहले ही पेज पे आपको एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं वायु की उपस्थिति में तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब आप पूछेंगे कि भैया जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ से आ जाता है? हाँ, ऑक्सीजन जो है वो होता है वायु में,
वो वायु में ऑक्सीजन के बिना आप किसी भी चीज़ को जला ही नहीं सकते। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आप चंद्रमा पे किसी चीज़ को जला सकते हैं कि नहीं जला सकते? इसका उत्तर आप हमें कमेंट में दे दीजिएगा, और कमेंट में आपका जो भी डाउट होगा, हम आपसे पहले लिखे हैं, अब भी कह रहे हैं कि जो भी आपका डाउट होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं बिना झिझक के, और आपके हर एक कमेंट का हम आंसर देंगे, पर्सनली आंसर देंगे, एक एक कमेंट का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है। तो क्या होता है कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के बिना तो पहली बात कोई चीज़ जल नहीं सकती, और ऑक्सीजन वायु में होती है, तो वायु की उपस्थिति में जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो वो वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एक्चुअली में वो ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसका जो एक सूत्र होता है, एक वो सूत्र के रूप में अगर आप लिखना चाहें तो Mg प्लस O2, ये हमको अच्छा रहता है थोड़ा सा लिखने में, हमारी एनर्जी भी कम लगती है, टाइम भी कम लगता है ऐसे लिखने में, और आपने अक्सर इसे ऐसे देखा होगा क्लास 9th में भी और 10th में तो देख ही रहे हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम क्रिया करा के यहाँ पर बनाते हैं, असल में क्रिया करके बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यार, अभी हम रासायनिक अभिक्रिया देख लिए, तो अब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखने से पहले हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण की जरूरत पड़ती क्यों है। मैं आपको रासायनिक समीकरण के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आपने अभी देखा रासायनिक अभिक्रिया में कि मैग्नीशियम को जलाने पर वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनता है। तो इसको जब हम शब्दों में लिखने जाएंगे तो यह बड़े ही विस्तृत रूप में हो जाएगा। तो इसी को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो आइए पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो देख लीजिए इसकी परिभाषा, आप हमारे साथ लिखते चलिए या फिर इस बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो लिखिए हमारे साथ कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों एवं चिन्हों के प्रयोग से, सूत्रों एवं चिन्हों के सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसका उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे तो उदाहरण बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सूत्रों, यहाँ पर आया है सूत्रों एवं चिन्ह। तो सूत्र एवं चिन्ह क्या होता है, पहले आप इसका उदाहरण देख लीजिए, तो उसी में हम समझाते हैं आपको कि सूत्र एवं चिन्ह होता क्या है। जैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही आपको बताया है उदाहरण, तो यहाँ पर भी देख लीजिए। जैसे ये है मैग्नीशियम प्लस के चलाने पर O2 के साथ क्रिया करता है, और यहाँ पर ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए सूत्र क्या है, सूत्र है ये जो है मैग्नीशियम
ये है सूत्र, ये भी सूत्र है, ऑक्सीजन भी। इसमें चिन्ह क्या है? चिन्ह है आपका ये एक चिन्ह है, ये जो प्लस का साइन है ये चिन्ह है और ये भी चिन्ह है। तो आपने यहाँ देख लिया होगा कि रासायनिक अपक्रिया को सूत्रों एवं चिन्हों की मदद से संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रक्रिया क्या होती है? रासायनिक समीकरण। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपने अभी नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं। आपने इसका नाम तो क्लास 9 में सुन ही लिया होगा कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चलिए अच्छे से आज हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो इसको हम पहले आपको एक समीकरण के द्वारा समझाते हैं। आप पहले एक समीकरण देख लीजिए, फिर हम बताते हैं। ये समीकरण हम आपको बताते हैं। जैसे जल का हम समीकरण यहाँ पर लिखते हैं H2 + O2, तो यहाँ पर ये बनेगा H2O। तो इसमें देखिए कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तीर के जो पहले है हम उसे अभिकारक कहते हैं, तीर के जो पहले है हम उसे अभिकारक कहते हैं, और तीर के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया है उसे हम उत्पाद कहते हैं, जो बना है। तो इसे हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। समझ लीजिएगा इसे आप, इसे हम कहते हैं अभिकारक और इसे हम कहते हैं उत्पाद। तो यहाँ पर हम आपको इसकी डिफिनेशन लिखवा दें, देख लीजिए आप, आपको समझ में आ गया कि ये जो है रिएक्शन में ये समीकरण, इस समीकरण में ये अभिकारक है, तीर के इस तरफ वाला अभिकारक है और तीर के इस तरफ वाला उत्पाद है। तो चलिए ठीक है, अभी हम आपको अभिकारक का डेफिनेशन बताते हैं। आपने यहाँ पर देख भी लिया होगा, समझ लिया होगा कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो आपको लिखना होगा जब पेपर में, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिफिनेशन आपको बता देते हैं। तो चलिए हमारे साथ हेडिंग डालिए आप अभिकारक, और हमारे साथ आप लिखते चलिएगा। ठीक है, ये नहीं कि हम मतलब कि स्क्रीन शॉट वगैरह जो आप लेंगे तो लेंगे, लेकिन आप लिखते चलिएगा। अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। यहाँ पर लास्ट में ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए लिखिए आप हमारे साथ। किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ, किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, किसी भी अभिक्रिया में, क्या, किसी भी अभिक्रिया में, ये है अभिक्रिया, किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ मिलकर, देख लीजिए, जो पदार्थ मिलकर, क्या, किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या है? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं।
किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, अभी हमने अभिकारक को समझ लिया है। अब हम देखते हैं उत्पाद क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है अभिक्रिया, अभिक्रिया में तीर के जो आगे है ये है उत्पाद। अब उत्पाद का परिभाषा आप कैसे लिखेंगे कि किसी भी अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। चलिए आइए हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे हेडिंग। यहाँ पर आइए हेडिंग लिखते हैं कि उत्पाद, इसकी इंग्लिश होती है प्रोडक्ट, लिख लीजिएगा इंग्लिश। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ इसका डिफिनेशन लिखते जाइए। किसी भी अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। लिख लीजिए आप जल्दी से। आपने अभी अभिकारक देख लिया, उत्पाद देख लिया। अब हम देखते हैं उत्प्रेरक क्या होता है। हाँ, अगर आपने ये नाम ये पहले सुना है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम देखते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। पहले हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं उत्प्रेरक को। ये है नाइट्रोजन और ये है हाइड्रोजन, और ये मिलकर बनाता है अमोनिया NH3। अब इसमें ये सब, ये इस तरफ अभिकारक, इस तरफ उत्पाद को क्या कहते हैं, इस तरफ जो है ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को कहते हैं हम क्या, इसकी इंग्लिश क्या होती है, उत्पाद। अब आप कहेंगे कि उत्प्रेरक क्या होता है। इसमें एक उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक ये देखिए यहाँ पर होगा उत्प्रेरक आयरन। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि उत्प्रेरक काम कैसे करता है, उत्प्रेरक होता क्या है। तो जैसे कि आप देखिए, जैसे कि उत्प्रेरक वो होता है जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए किसी भी अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है, उसी को हम कहते हैं उत्प्रेरक। तो यहाँ पर जो आयरन है ये है उत्प्रेरक, ये है नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन, और यहाँ पर NH3, यही दोनों का यहाँ पर आ रहा है। इस आयरन का कुछ यहाँ पर आ तो नहीं रहा है ना, लेकिन ये जो है अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है, यहाँ पर आया हुआ है, इसी को हम कहते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, तो इसकी भी परिभाषा हम लिखेंगे, आपको अगर समझ में आ गया हो तो। हमें तो नहीं लगता कि दोबारा फिर से समझाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं उत्प्रेरक की डिफिनेशन। यहाँ पर आप हमारे साथ लिख लीजिए उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक की इंग्लिश होती है कैटालिस्ट। आइए लिखते हैं इसकी डिफिनेशन, हमारे साथ आप लिखते चलिएगा। किसी भी अभिक्रिया में, लिखिए किसी भी अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया में, लिखिए किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया में भाग लिए बिना, किसी भी अभिक्रिया में, यहाँ पर आप लिखेंगे किसी भी अभिक्रिया में भाग लिए बिना, भाग लिए बिना, लिए बिना
अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को बढ़ा व घटा देने वाले कारक को उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइए, हम आपको फिर समझाते हैं। किसी भी अभिक्रिया में भाग लिए बिना, ये अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है। अभिक्रिया की दर को बढ़ा व घटा देना, ये अभिक्रिया की दर को यहाँ पर बढ़ाता है। जो है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के यहाँ पर मिलते हैं, जब ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। किसी भी अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर को बढ़ा व घटा देने वाले कारक को ही हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलिए आइए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। पहले आप पूछेंगे भैया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों है? रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए करना है कि रासायनिक अभिक्रिया में तीर के पीछे जितना मतलब कि परमाणु का द्रव्यमान होना चाहिए, उतना तीर के आगे भी होना चाहिए। पर आप फिर भी पूछेंगे कि भैया ये बताइए कि द्रव्यमान बराबर होना क्यों चाहिए? आपने क्लास 9th में एक डिफिनीशन पढ़ी होगी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये रूल आपने पढ़ा होगा, ये नियम आपने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम किसी भी पदार्थ का या न तो द्रव्यमान बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। आइए, इसलिए आपको अब तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों है। क्योंकि उसका जो द्रव्यमान है वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम पदार्थों के द्रव्यमान को ना तो बना सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं उसके द्रव्यमान को। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख लीजिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यहाँ पर आप इसको हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, तो इसको संतुलित करने की दो विधि होती है, एक हीट एंड ट्रायल विधि होती है और एक विधि जो होती है उससे मैं आपको बताऊंगा, वो एक सरल विधि है जिसको मैंने मतलब किया था, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सरल पड़ती है। तो आप पूछेंगे कि भैया इसको करते कैसे हैं? तो पहला हो गया हीट एंड ट्रायल विधि, दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आइए देखते हैं कि हीट एंड ट्रायल विधि क्या होती है। तो जैसे एक रिएक्शन दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आपने इसको कर लिया होगा, तो यहाँ पर ये हो रिएक्शन है H2 + O2 और यहाँ पर ये आके बनता है H2O। तो यहाँ पर अब आता है संतुलित करने का नियम। तो यहाँ पर देखिए आप दो हाइड्रोजन है, सही है। और यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 लगा दीजिए। जी नहीं, ये एक बिल्कुल ही गलत तरीका है, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर लगाना है, आपको इसको 2 बनाना है, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 दूने यहाँ पर 4 हो जाता है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर अगर 2 लगा दिए, यहाँ पर 4 हो गया है, तो यहाँ पर ये तो बराबर हो गया, ये 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गया। तो यहाँ पर हम इसको 2 कर देते हैं। यहाँ पर हम 2 ऑक्सीजन
बढ़ा देते हैं। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, आपको ना समझ में आया हो तो मैं एक और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन और ये है हाइड्रोजन और ये आके बनाता है NH3। अभी जो आपको मैंने बताया था उत्प्रेरक वाले में उदाहरण दिया था वो, ठीक है, NH3 और यहाँ पर होता है आपका उत्प्रेरक। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है लेकिन यहाँ पर एक जो है नाइट्रोजन है और यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप कहेंगे 2 नाइट्रोजन है तो 2 लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पर 2 त्याई 6 हाइड्रोजन हो गया। तो 6 हाइड्रोजन के लिए अभी हम बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगाएंगे, देख लीजिए। तो ये है एक विधि। और एक विधि जो हम बताते हैं जो कि आपको काफ़ी लंबा पड़ सकता है, मतलब जैसे कि अभी, और जैसे कि आप यहाँ पर हेट एंड ट्रायल विधि से ना करना चाहें तो एक विधि और होती है, उसमें आप देखेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी रासायनिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े रासायनिक समीकरण में आप ज़्यादा टाइम लेंगे, ज़्यादा आपकी एनर्जी जाएगी। तो उससे क्या है, वो एक मेथड है, उस मेथड से आप एक जो हमारे सर ने बताया था उसको हम आपको बता देते हैं। तो चलिए पहले आपको लिखना क्या होगा, पहले आप देखेंगे रूल नंबर 2 मान लीजिए इसको, ये रूल नंबर 1 था और ये अभी हम जो बता रहे हैं ये रूल नंबर 2 है। ठीक है, रूल नंबर 2 में क्या होगा, रूल नंबर 2 में होगा कि पहले जो होगा, पहले हम धातु को देखेंगे। क्या, धातु को देखेंगे कि वो संतुलित है कि नहीं है। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में पहले हम धातु को देखेंगे कि पहले धातु संतुलित है कि नहीं, फिर हम दोबारा देखेंगे कि अधातु, क्या, अधातु, अधातु, अधातु यानी नॉन मेटल, अधातु यानी नॉन मेटल, ये संतुलित है कि नहीं। और इन दोनों को संतुलित अगर ये हैं तो इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन को। क्या, जी हाँ सही सुना आपने, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं, ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम चौथे नंबर पर देखेंगे कि हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन संतुलित है कि नहीं है। और फिर हम करेंगे रिपीट। अगर ये सब करने के बाद भी आपको क्या है कि आप देखते हैं कि नहीं संतुलित हुआ, आप ये सब करेंगे फिर बोलेंगे मुझे संतुलित नहीं हुआ, तो आप फिर से रिपीट करेंगे। या फिर ये सब करते टाइम जैसे आपने धातु को कर दिया संतुलित, फिर उसमें क्या है, कर दिया आप धातु को संतुलित कर दिए, लेकिन आप जैसे अधातु को संतुलित करने आएंगे तो आप देखेंगे कि धातु वाला बिगड़ गया। तो जैसे ही बिगड़ जाएगा आपको फिर से रिपीट करना है, फिर से आपको स्टेप 1 से जाना है, फिर आपको स्टेप 1 पे जाना है और फिर आना है आपको ऐसे करते हुए। ठीक है, आप यहाँ पर ये सब देख लीजिए। चलिए आपको हम बताते हैं। तो आप पूछेंगे भैया हम कैसे जानेंगे कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। आप पीरियोडिक टेबल में अगर देख सकते हैं देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर हम कुछ बता देते हैं कि धातु क्या है, अधातु क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे धातु में आ जाएगा आपका पोटेशियम, सोडियम। सोडियम क्या आता है धातु में, आप बताइए हमको। जी हाँ आता है। उसके बाद आ जाएगा सिल्वर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि समीकरण में ये सब चीज़ें हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं तो वहाँ पर पहले इनको करेंगे आप संतुलित, फिर उसके बाद नॉन मेटल को पहले हम बता देते हैं कि ये सब आते कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर कार्बन और कॉपर और मैग्नीशियम देख लीजिए। ठीक है, ये सब जो है धातु के उदाहरण हैं। और भी धातु मतलब आ सकते हैं इसमें कि, ठीक है, मैं आपको समझा दिया हूँ, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप इतने
ठीक है, अब हम देखेंगे कि अधातु क्या है। अधातु जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर। तो दोस्त यहाँ पर आपने देख लिया कि ये है धातु और ये है अधातु। ये सब चीज़ें जहाँ आएंगी, पहले आप धातु को करेंगे बैलेंस, फिर आप अधातु को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को आप बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को आप बैलेंस करेंगे। और नहीं होगा या फिर कहीं बिगड़ जाता है तो आप फिर उसको रिपीट करते हैं।